1970 की दिहाई में बांग्लादेश के सदर ज़ियाउर रहमान ने साउथ एशियन ब्लॉक यानी कि यूरोपीय यूनियन जैसी एक तिजारती ब्लॉक का ख्याल पेश किया था। यही वजह है कि ज़ियाउर रहमान को वफादार ऑफ सार्क भी कहा जाता है। सार्क द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड एंड फर्टाइल एरिया। सार्क दुनिया की घनी आबादी वाली तंजीम है और इसके मेंबर ममालिक जरखेज और आबाद हैं, जो कि दुनिया के 3% इरादी रखने वाले ये ममालिक की 21% पॉपुलेशन रखने वाली वाहिद तंजीम है। 3.8 ग्लोबल इकोनॉमी भी सार्क के पास ही है। इट मीन्स सार्क हैज 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी। 1981 में 1981 को कोलंबो में एक होने वाले इजलास में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने बांग्लादेश की तजवीज को तस्लीम कर लिया और फिर इन सब ममालिक ने मिलकर एक तिजारती एशियन ब्लॉक बनाया, जिसको SAARC के नाम से जाना जाता है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको उर्दू में जनूबी एशियाई इलाकाई तावन की तंजीम कहा जाता है और जिसको दुनिया सार्क के नाम से जानती है। ये साउथ एशियन 8 कंट्रीज की एक इक्तिसादी और सियासी तंजीम है, जिसको आप एशियन ब्लॉक भी कह सकते हैं। आइए हम आपको सार्क के बारे में मजीद बताते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से सार्क दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है। सार्क इस वक्त 147 यानी कि 147 करोड़ एशियन की नुमाइंदगी करती है। 8 दिसंबर 1985 को पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका ने मिलकर बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका में सार्क को बनाया था। इस वक्त सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल के कैपिटल सिटी काठमांडू में है। सार्क का जनरल सेक्रेटरी हर 3 साल के बाद तब्दील किया जाता है। जनरल सेक्रेटरी के अलावा सार्क के 7 यानी कि 7 डायरेक्टर भी होते हैं और दीगर स्टाफ भी सार्क के साथ होता है। 3 अप्रैल 2007 को भारत में न्यू दिल्ली में होने वाले 14th यानी कि 14वें इजलास में अफगानिस्तान को 8वें रुकन की हैसियत से शामिल किया गया था। दोस्तों, ये बात याद रखना, जब अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ तो उस वक्त अफगानिस्तान का सदर हामिद करजई था। सार्क का पहला इजलास 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की सिटी ढाका में हुआ था। इसी तरह सार्क के 18 इजलास तमाम मेंबर मुल्कों में हो चुके हैं सिवाय अफगानिस्तान के। सार्क का आखिरी यानी कि 18th इजलास नेपाल के शहर काठमांडू में हुआ था। उसके बाद 19th यानी कि 19वां इजलास पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन अभी तक ये इजलास नहीं हो सका। इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान और इंडिया की सियासी और सिक्योरिटी इश्यूज। पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी के आड़ में इस तंजीम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस वजह से ये तंजीम अब डॉर्मेंट सी हो गई है, यानी कि इसके इजलास, इसके काम अब रुक से गए हैं, क्योंकि ये जो दोनों मेंबर मुल्क हैं आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं। यही इस तंजीम के हेड भी हैं। पहले नंबर पर हेड इंडिया आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, लेकिन इन दोनों ममालिक में गहरी दुश्मनी चल रही है। इस वजह से इस तंजीम को बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अगर सार्क के जनरल सेक्रेटरीज पर नजर डालें तो सार्क का पहला जनरल सेक्रेटरी अबुल हसन था, जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से था, जो 1985 को सार्क का पहला जनरल सेक्रेटरी बना था। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से 2 जनरल सेक्रेटरीज अब तक सार्क के बन चुके हैं और मालदीव के 3 जनरल सेक्रेटरीज सार्क के बन चुके हैं, जबकि भूटान से अभी तक 1 जनरल सेक्रेटरी आया है। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि अभी तक एक भी जनरल सेक्रेटरी अफगानिस्तान से नहीं बना। मोहम्मद गुलाम सरवर इज द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क. He relates to Bangladesh. Ghulam Sarwar took the charge in March 2023 from Asala Raman Virakun, who was from Sri Lanka. अप्रैल 2006 में अमेरिका और जनूबी कोरिया ने मुबस्सर की हैसियत से तंजीम में शमूलियत की बाकायदा दरख्वास्त दी थी। मुबस्सर का मकसद होता है देखने वाला, जांचने वाला या परखने वाला, यानी कि ये एक तमाशाई का काम करेंगे। इजलास होगा, वहीं पे इनका एक नुमाइंदा आएगा, वो बैठ कर इजलास को सुनेगा और देखेगा। यूरोपीय यूनियन ने भी मुबस्सर की हैसियत से शमूलियत में दिलचस्पी जाहिर की थी और जुलाई 2006 में सार्क वज़राए कौंसिल में इस हैसियत के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी। 2 अगस्त 2006 को सार्क वज़राए खारजा के इजलास में अमेरिका, जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन को मुबस्सर की हैसियत दी गई। 4 मार्च 2007 को ईरान ने भी मुबस्सर की हैसियत से एक दरखास्त दी थी। बात करते हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी रखने वाली तंजीम फेल क्यों हो रही है, ये एशिया में अपने काम क्यों नहीं कर रही, इसके फेल जाने की असल वजह क्या है। दोस्तों, कहा जाता है कि सार्क के फेल होने की असल वजह है पाक भारत तनाज़ा,
यानी कि पाकिस्तान और भारत में सियासी और सिक्योरिटी कशीदगियों की वजह से सार्क को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सार्क अपने कयाम से आज तक गुफ्तंद, निश्चितंद और बर्खास्तंद की मिसालें बनी हुई हैं। मतलब ये तंजीम शुरू से कोई काम ही नहीं कर पा रही। आते हैं और बातें होती हैं, लेकिन बगैर नतीजे के ही इजलास खत्म हो जाते हैं। इसी को बर्खास्तंद, निश्चितंद या गुफ्तंद कहा जाता है। शुमार कहते हैं कि सार्क की फेल होने की वजह असल इंडिया है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि सार्क की टोटल बागडोर उसके हाथ में होनी चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं उस बात को डिक्लाइन करते हैं और ये सार्क काम ठीक से नहीं कर पा रही। सार्क की तवज्जो पाक भारत तनाज़ा, कश्मीर और श्रीलंका की खाना जंगी से हटकर सिर्फ हर इजलास में सियासी मामलात ही जेर बहस रहे हैं। सार्क अपने मेंबर मुल्कों के दाखिली मामलात में नहीं बोलता। यही वजह है कि पाकिस्तान और कश्मीर का मसला और श्रीलंका में खाना जंगी का मसला अभी तक वहीं पड़ा है। 12th and 13th यानी कि 12वीं और 13वीं इजलास में सार्क के मेंबर मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में तावन बढ़ाने पर जोर दिया गया था। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने $10 मिलियन का फंड सार्क को दिया था। दोस्तों, अब आते हैं कि सार्क का आखिर होगा क्या, सार्क को करना क्या चाहिए। यानी कि सार्क में तो बड़े मेंबर ठहरे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में कशीदगी चलती ही आ रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वार 2 में फ्रांस और जर्मन एक दूसरे के साथ लड़े थे। फ्रांस और जर्मन इतनी बड़ी जंग एक दूसरे के साथ लड़े, यानी कि ये भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इन दोनों मुल्कों ने दोस्ती भी कर ली, यानी कि यूरोपीय यूनियन भी बना ली और आज इन दोनों मुल्कों में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे दुश्मनी छिड़ सके। कहा जाए तो ये दोस्त ममालिक हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 की इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद ही ये दोनों मुल्क अगर एक हो सकते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं। जबकि पाकिस्तान और इंडिया की अवाम चाहती ही यही है कि पाकिस्तान और इंडिया में सुलह हो जाए और इस बात के लिए ये अवाम हर वक्त दुआ ही करती रहती है। लेकिन कुछ सियासी कशीदगियों की वजह से, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ये मुल्क एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, जिसकी वजह से खित्ते में मौजूद यानी कि जनूबी एशिया के दीगर और ममालिक को भी नुकसान पहुंच रहा है। अगर ये मुल्क एक हो जाएं तो ये एशियन ब्लॉक मजबूत हो जाएगा। ये यूरोपीय यूनियन से भी मजबूत ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एशिया को इतना जरखेज बनाया है कि मिट्टी ऐसी है कि यहाँ हर चीज होती है। यहाँ तेल, यहाँ कोयला, यहाँ संगे मरमर, मार्बल, यहाँ सोना निकलता है, यहाँ गैस निकलती है, यहाँ हर तरह की सब्जियां, हर तरह के फसल और हर तरह के फल होते हैं। दोस्तों, इस जमीन की क्या ही बात करें। यही बात थी जो कि अंग्रेजों को इंग्लैंड से खींच कर यहाँ तक लाई। अंग्रेज तो आए थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा ये खित्ता बहुत ही जरखेज है, यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा, आप तारीख जानते हैं कि अंग्रेज ट्रेनें भर भर कर सोना इंग्लैंड ले गए और आज तक वही अंग्रेज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टांग अड़ाए खड़े हैं ताकि ये दोनों मुल्क एक न हो सके। एक हो गए तो उनको तो पूछेंगे ही नहीं, कि उनको बीच में बिठाएंगे नहीं, दोस्तियां नहीं करेंगे, उनसे ये जो सियासी वाबस्तगियां हैं वो तोड़ देंगे। अगर ये ममालिक चाहें तो एक ब्लॉक बन जाएंगे और अपनी हुक्मरानी दुनिया पर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे। ये नामुमकिन के बराबर है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में ये सियासी कशीदगियाँ ख़त्म हो जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।